गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पाठ नंबर 11 का अगला टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे विद्युत ऊर्जा का ब्लॉक आरेख, यानी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है। विद्युत ऊर्जा आवेशित कणों में पाई जाने वाली ऊर्जा या आवेशित कणों के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। और जब किसी पदार्थ में आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें अन्य धनावेशित या ऋण आवेशित कण को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। हमने दोनों पॉइंट पढ़े थे। धनावेशित कण के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के चारों ओर यदि दूसरे धनावेशित कणों को लाया जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और प्रतिकर्षण बल की दिशा विद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर होती है। दूसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा कि ऋणावेश के कारण उत्पन्न है विद्युत जो क्षेत्र है उसके पास यदि दूसरे धनावेश को लाया जाए तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यहाँ आकर्षण बल की दिशा ऋणावेश की ओर यानी अंदर की ओर होती है। लेकिन विद्युत ऊर्जा का निर्माण कैसे किया जाए, इसलिए इसका ब्लॉक आरेख पढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अलग अलग संयंत्र लगाए जाते हैं, जैसे कोयला विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र। इसमें सर्वप्रथम कोयले या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के अंदर इनकी जो खुद की रासायनिक ऊर्जा होती है, कोयले को जब अपन जलाएंगे तो ये रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है। कोयले को जब उच्च ताप के ऊपर दहन किया जाए यानी इसको जलाया जाए तो कोयले में रासायनिक ऊर्जा जो है वो ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। और यहाँ जो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा बनती है, इस ऊष्मा का उपयोग बड़े बड़े पानी के जो टैंकर हैं, इन टैंकरों में ये ऊष्मा प्रवाहित करेंगे तो पानी गर्म होता है, जिसके कारण उसकी भाप बनती है। इस भाप को उच्च दाब पर प्रेशर पाइपों की सहायता से टरबाइन की पंखुड़ियों पर प्रवाहित किया जाता है। तो जब टरबाइन की पंखुड़ियों पर भाप को प्रेशर के साथ प्रवाहित करेंगे तो टरबाइन की पंखुड़ियां घूर्णन गति करना प्रारंभ कर देती है और इसकी घूर्णन गति के कारण विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो विद्युत जनित्र विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा के ब्लॉक आरेख द्वारा कोयला या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहाँ जो टरबाइन की पंखुड़ियों के ऊपर भाप को प्रवाहित किया जाता है तो जो भाप ठंडी होने के पश्चात वापस इसको पानी में बदला जाता है और इसके लिए विशेष रूप से शीतलक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जो अलग अलग संयंत्र लगाए गए उनमें सबसे पहला पॉइंट है तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र या तापीय ऊर्जा संयंत्र। तापीय ऊर्जा संयंत्र के अंदर कोयले का दहन करवाया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि कोयले के दहन के दौरान इसकी रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है। फिर जो ऊष्मा बनती है इसको पानी को गर्म करने में इसका उपयोग होता है। पानी से भाप बनेगी जिसको टरबाइन की पंखुड़ियों पर प्रवाहित करेंगे। टरबाइन की पंखुड़ियां विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है और वह हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तापीय ऊर्जा संयंत्र के अंदर विशेष रूप से कोयले का दहन करवाया जाता है। अपने राजस्थान के अंदर गंगानगर जिले के सूरतगढ़ नाम के स्थान पर तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। श्री गंगानगर के अंदर सूरतगढ़ नामक जगह जो है वहां पर तापीय ऊर्जा संयंत्र द्वारा यानी कोयले से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। और भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन तापीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा ही होता है। दूसरा जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के अंदर सर्वप्रथम रेडियोएक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम जैसे पदार्थों को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा तोड़ा जाता है। इसके लिए परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना की जाती है।
परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना की जाती है। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा द्वारा की गई थी, जो आपने 9th क्लास के पहले पार्ट में पढ़े थे। अप्सरा, सिरस और जर्लिना नाम के 3 नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना की गई। इस परमाणु भट्ठी के अंदर सबसे पहले यूरेनियम को ईंधन के रूप में जलाया जाता है, यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान यूरेनियम से जो ऊर्जा निकलेगी, इस ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने में, यानी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में पानी को गर्म करने में करेंगे। यहाँ जो पानी गर्म होगा, इसे भाप बनेगी, वो टरबाइन की पंखुड़ियों को घुमाकर विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करती है और हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसमें यूरेनियम जैसे पदार्थों का दहन करवाया जाता है, विखंडन करवाया जाता है। इसके लिए परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना की जाती है। यूरेनियम जो कि एक रेडियोएक्टिव तत्व है, अगर इसको एक बार थोड़ा सा काम में लिया जाए तो इससे हमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, लद्दाख के अंदर भी पाए गए हैं। आज तक भारत में यूरेनियम जो है वो फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयात किया जाता है। और इस नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के पश्चात जो यूरेनियम का विखंडन करने से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनको नाभिकीय अपशिष्ट कहा जाता है और इनका विस्तारण करना एक बड़ी समस्या है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर रावत भाठा नामक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र द्वारा या परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तीसरा जो ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र यानी पानी के द्वारा विद्युत का उत्पादन करना। इसके लिए सर्वप्रथम नदियों के मार्ग में बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और बांध के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, जो कि हमने पहले पढ़ा है। बांध के अंदर ठहरे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है और जब इसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है तो बांध के पानी को ऊपर से नीचे की ओर नालों की सहायता से गिराया जाता है, तो यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन की पंखुड़ियों को घूर्णन गति प्राप्त होती है, जो कि विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं और यह विद्युत जनित्र हमारे लिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो बांध यानी जल विद्युत संयंत्र के लिए नदियों के मार्ग में बांध बनाया जाता है और उसके पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन की पंखुड़ियों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान, ये घूर्णन गति प्रदान करते हैं, जो कि जनित्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान करेगी और हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। राजस्थान में जल विद्युत संयंत्र द्वारा सर्वाधिक बिजली का उत्पादन कोटा जिले के अंदर चंबल नदी, जो कि राजस्थान की 12 माइल सी नदी है, यानी 12 माइल लगातार बहने वाली नदी है। इस चंबल नदी के ऊपर जो 3 बांध बनाए गए कोटा शहर के आसपास, इसके ऊपर 3 बांध बनाए गए हैं। इनमें से इन बांधों के ऊपर जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला जो जल विद्युत संयंत्र है उसका नाम है पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र तेज गति से बहने वाली हवाओं को या चलने वाली हवाओं को पवन कहा जाता है। तेज गति से बहने वाली हवाओं को पवन कहा जाता है। इस वायुमंडल के अंदर हवाएं क्यों बहती है, पर्सन हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था। तो किन्हीं 2 स्थानों के वायुदाब में यदि अंतर हो जाए, वायुदाब में अंतर के कारण हवाएं बहना प्रारंभ करती है।
किसी एक स्थान का वायुदाब अधिक हो तथा दूसरे स्थान का वायुदाब अगर कम हो तो अधिक वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन पृथ्वी के अलग अलग स्थानों के वायुदाब में अंतर होने का कारण क्या है? हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्य का जो प्रकाश गिरता है वो सभी स्थानों पर एक समान नहीं गिरता, कहीं पर ये लंबवत गिरता है तो कहीं यह है तिरछा गिरता है। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है वह असमान रूप से गर्म होती है, असमान रूप से गर्म होती है। जिस स्थान पर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश लंबवत गिरता है वहां पृथ्वी जल्दी गर्म होगी, इसलिए वायु जो है वो गर्म होकर हल्के ऊपर उठ जाती है, इसलिए इस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है। और जहां इसका प्रकाश तिरछा गिरता है वहां पर वायुदाब का मान अधिक होता है, इसलिए हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। तो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण वायुदाब में अंतर उत्पन्न होता है और वायुदाब में अंतर होने के कारण हवाएं चलना प्रारंभ करती है, जिनको अपन पवन कहते हैं। अब पवन ऊर्जा संयंत्र के अंदर इन पवन यानी तेज गति से चलने वाली हवाओं का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। जो कि लोहे के स्तंभ के बने होते हैं, लोहे का एक बड़ा सा स्तंभ, उसके ऊपर एक पंखा लगाया जाता है, तो पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। पवन जिसकी स्पीड लगभग 15 किलोमीटर प्रति आवर हो कि हवाएं चलने पर पवन चक्की की पंखुड़ियां घूमना प्रारंभ कर देती है और ये पवन चक्की की जो पंखुड़ियां हैं इनका संबंध टरबाइन से कर दिया जाता है, जिसके कारण टरबाइन की पंखुड़ियां घूर्णन करेंगी और टरबाइन की जो पंखुड़ियां हैं वो विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराएंगी और यह विद्युत जनित्र विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर देता है। लेकिन इसके लिए हवाओं की रफ्तार कम से कम 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। पवन ऊर्जा संयंत्र पर्यावरण हितैषी एवं नवीकरणीय स्रोत होता है। इसको वैकल्पिक स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पादन बार बार किया जा सकता है और यह पर्यावरण हितैषी होता है क्योंकि इसके द्वारा विद्युत उत्पादन करने पर पर्यावरण के ऊपर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। इसलिए पवन ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा का एक नवीकरणीय एवं वैकल्पिक स्रोत है। इसकी क्षमता के अनुसार इसका उत्पादन किया जा सकता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले के अंदर किया जाता है। वहीं साथ ही सीकर जिले की हरस नामक गांव की पहाड़ियों पर भी पवन चक्कियों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला जो विद्युत संयंत्र है उसका नाम है सौर ऊर्जा संयंत्र। ये भी ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत होता है क्योंकि सूर्य अनवरत रूप से हमें प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही इसका उत्पादन होता रहेगा। इसलिए इनका विद्युत सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं, के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। तो इसके लिए हमें या तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अवतल दर्पण या उत्तल लेंस के ऊपर डाला जाए। अवतल दर्पण जो कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है या यही कार्य उत्तल लेंस द्वारा भी किया जाता है। तो सूर्य से आने वाली इस ऊर्जा का उपयोग आप उत्तल लेंस के ऊपर गिराएंगे या उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण के ऊपर गिराएंगे तो ये आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है, इसलिए उस जगह का ताप बढ़ जाता है, यानी वहां पर ऊष्मा ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और इस ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म कर उसके द्वारा भाप बनाई जाती है। भाप को उच्च ताप एवं दाब पर टरबाइन की पंखुड़ियों पर यदि प्रवाहित किया जाए तो वह विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि सौर चूल्हा बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है अवतल दर्पण, क्योंकि यह दर्पण आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। तो ये इसमें यही प्रश्न पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा संयंत्र के अंदर किस दर्पण या किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अधिक सूर्य की गर्मी जहां अधिक हो
मौसम बिल्कुल शुष्क होने स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो ऊर्जा संयंत्र है या जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसका नाम है प्रकाश वोल्टीय सेल। हम सभी ने देखा है गांव के अंदर स्टैंड के ऊपर जो लाइट लगी होती है सूर्य से चलने वाली, उनके अंदर प्रकाश वोल्टीय सेल काम में लिए जाते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल का निर्माण सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इसने सबसे पहले बैटरी का आविष्कार किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा जब बैटरी का आविष्कार किया गया, प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने के लिए सर्वप्रथम अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक उदाहरण जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे अर्धचालक पदार्थों का उपयोग प्रकाश वोल्टीय सेल बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इनका ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कम होने पर यह चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको अर्धचालक कहा जाता है। जब इन सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे अर्धचालक पदार्थों के ऊपर सूर्य का प्रकाश दिखता है तो सूर्य के प्रकाश इनके फोटोन जो होते हैं इनका यह अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थ इन फोटोन कणों को अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिनके कारण इनके अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वह स्वतंत्र रूप से गति करके विचरण करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ ये विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसको बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और जब आप बल्ब जलाते हैं तो बैटरी की रासायनिक ऊर्जा पुनः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। प्रकाश वोल्टेज है या सौर प्लेट जिसको बोलते हैं अपन, सौर प्लेट बनाने के लिए सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और अगर बहुत सारी सौर प्लेटों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इनको सौर पैनल कहा जाता है। और सौर पैनल बनाने के लिए सिल्वर धातु का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। सौर पैनल बनाने के लिए सिल्वर धातु का उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रकाश वोल्टीय सेल के अंदर किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। इन सौर प्लेटों द्वारा जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसके लिए इसको आप घरेलू उपयोग या सिंचाई के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आवश्यकता से ज्यादा इसका उत्पादन होता है तो इनके पास मीटर लगाकर आप कंपनी के अंदर भी इनका स्थानांतरण कर सकते हैं। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर और भारत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर स्थापित की गई। आपने थोड़े दिनों पहले सुना है यूएनओ जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य राष्ट्र है। और भारत द्वारा पिछले वर्ष यूएनओ की जो बिल्डिंग है इसके ऊपर 193 सौर पैनल स्थापित किए गए। और इन सौर पैनल द्वारा जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा वो इस यूएनओ की समस्त जो बिल्डिंग है उनके अंदर विद्युत ऊर्जा का कार्य करेगा, यानी विद्युत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यह पहले घोषणा की गई थी, जिसको पिछले वर्ष 2019 के अंत तक 193 प्लेटें जो सौर पैनल है वो इनके ऊपर लगाई जा चुकी है। तो इन विभिन्न संयंत्रों द्वारा अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वह है ऊर्जा का संरक्षण।